हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 23 जुलाई टू 27 जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का एक क्रिस्पी फॉर्मेट मिलने वाला है। यानी कि सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी आपके साथ पर जुड़ सकते हैं। ये स्कैनर को आप स्कैन करके यहाँ से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आता है तो। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था कि आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 मिशन कब जाने वाला है। तो मैंने आपको बताया था आदित्य L1 मिशन 26 अगस्त, आपको ध्यान रखना है 26 अगस्त को ये शेड्यूल किया गया है आदित्य L1 मिशन, जो कि क्या करेगा, सन की कोरोना पार्ट में इसे भेजा जाएगा और उसका एक्सप्लोरेशन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था ये L1 क्या होता है, ये लैग्रांज पॉइंट होते हैं, है ना। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर मिशन को किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया जा रहा है, तो PSLV से लॉन्च किया जाए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया गया, तो आपको मैंने बताया था LVM मार्क 3 से लॉन्च किया गया, LVM मार्क 3 से लॉन्च किया गया। ठीक है, जबकि आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा PSLV की मदद से। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जब हम लोग बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही है। इंडिया की रैंक रही है 80th रैंक रही है इंडिया की। तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, 80th। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट के बेसिस पर इस पासपोर्ट इंडेक्स को तैयार किया जाता है, जबकि मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की रैंक क्या रही है, 100th रैंक रही है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज मैंने आपको बताई थी प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली कन्फर किया है भूमि सम्मान 2023 का अवार्ड। तो ये जो पर्टिकुलर भूमि सम्मान है मैंने आपको बताया था इसे किसे दिया जाता है, तो स्टेट सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की टीम्स को ये पर्टिकुलर सम्मान दिया जाता है। मैंने आपको बताया था ये सम्मान कहाँ आयोजित किया गया, तो दिल्ली में यह पुरस्कार को दिया गया। साथ साथ मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की टीम को भी यह अवार्ड दिया गया है। तो सबसे ज्यादा अवार्ड मध्य प्रदेश और उड़ीसा की टीम को दिया गया। मैंने ये वाली बात बताई थी। और ये पर्टिकुलर अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो भूमि सम्मान अवार्ड दिया जाता है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और स्टेट सेक्रेटरीज को। मैंने आपको बताया था डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम होता क्या है। 2008 में पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है सभी लैंड रिकॉर्ड्स को, सभी लैंड यानी भूमि के दस्तावेज जो होते हैं उनका मेंटेनेंस करना, उनका मैनेजमेंट करना, साथ ही साथ रिड्यूस करना डिस्प्यूट्स को, मतलब जितने भी विवाद होते हैं लैंड से रिलेटेड उन सभी डिस्प्यूट्स को खत्म करना, साथ ही साथ इसका डिजिटलाइजेशन करना यानी सारे लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन करना और इससे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना जिससे चीजें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। प्रीवियस लेक्चर में आप बाकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया की रैंक लगी है 3rd विथ 27 मेडल्स इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पहली गोल्ड दिलाने वाली
कौन थी? तो मैंने आपको बताया था ज्योति यारा जी। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ज्योति यारा जी फर्स्ट गोल्ड इन्होंने दिलाया था। और टोटल इंडिया को कितना मिला है? तो इंडिया को टोटल गोल्ड मिले हैं 6। अगर बात करें सिल्वर की तो सिल्वर मिले हैं 12। तो गोल्ड कितने हैं? 6, सिल्वर है 12 और 9 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है, ये पूरा मेडल टैली है। और टोटल इंडिया के रैंक क्या लगी है? तो टोटल इंडिया की रैंक क्या है? थर्ड रैंक है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। 2017 में मैंने आपको बताया था, जब 2017 में जब एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी भुवनेश्वर में, तो वहां पर भी 27 मेडल्स ही इंडिया को मिले थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपने प्रीवियस लेक्चर में कवर की होंगी। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज थी डीजी राकेश पाल को अपॉइंट किया गया 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड किसे नियुक्त किया गया है? तो डायरेक्टर जनरल राकेश पाल जी को नियुक्त किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का। चलिए बात करते हैं आज की न्यूज के बारे में। आज की न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कारगिल विजय दिवस, जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कारगिल में जो लड़ाई हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई, उसी वॉर की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो कारगिल है, ये कहाँ लोकेट करता है? अगर हम लोग बात करें कारगिल की, तो ये कारगिल आज के वर्तमान लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी का ये पार्ट है। ठीक है, उस समय पर ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। जम्मू कश्मीर यानी पहले ये जम्मू कश्मीर का पार्ट होता था, लेकिन आज ये लद्दाख का पार्ट है। तो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था इस पर्टिकुलर वॉर में। 26 जुलाई को जो ये लड़ा गया, अगर बात करें 1971 में, तो कब कब इंडो पाक वॉर हुए? तो 1947, 1947 में हुआ एक बार, फिर 1965 में, 1965 में और 1971 में, और उसके बाद 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। तो ये सीरीज आप चल रहे हैं। 1947 में अगर बात करें तो 1947 में वही, क्योंकि भारत आजाद हुआ और लैंड बाउंड्रीज फिक्स की गई। उस समय 1947 के एक्ट के अनुसार 2 डोमिनियन स्टेट्स का निर्माण किया गया, एक पाकिस्तान कहलाया और एक इंडिया। ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट इंडो पाक वार कब हुआ? तो फर्स्ट इंडो पाक वार 1965, सेकंड इंडो पाक वार 1971 और उसके बाद 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल विजय दिवस की अगर हम लोग बात करें तो 1971 में के भारत पाक युद्ध के दौरान के बाद बहुत सारे सैन्य संघर्ष हुए थे। 1971 के बाद बहुत सारी सैन्य संघर्ष हुए। दोनों देशों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए, यानी एटम बम बनाए। ठीक है, और जिसकी वजह से तनाव बढ़ गया, मतलब दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया और अंततः 1999 में यह युद्ध हुआ। इस पर्टिकुलर युद्ध को कारगिल संघर्ष के नाम से या कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1999 के मई जुलाई के बीच में कारगिल, जो कि आज जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर और आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, यहां पर एलओसी को लेकर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर यह विवाद था। और इसमें यह युद्ध कहां लड़ा गया? लद्दाख में एलओसी में लड़ा गया, जिसमें इंडिया की क्या हुई? विजय हुई। अगर बात करें हम लोग तो इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। यानी वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान ने शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर मुद्दे को पारस्परिक रूप से हल करने के लिए लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि सियाचिन में भारतीय सैनिकों को काटने की उम्मीद में पाकिस्तान सैनिकों ने ऑपरेशन बद्र करके चलाया था। यहां पर लिखा हुआ है ऑपरेशन बद्र करके चलाया था। किसने? पाकिस्तान ने। इसी का विरोध करते हुए या ऑपरेशन बद्र में क्या हुआ? ऑपरेशन बद्र में पाकिस्तान सैनिक क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर गए। ठीक है, पार करके इंडियन सैनिकों को मारने की योजना बनाई। इसी के विरोध में भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय करके चलाया एक ऑपरेशन, और जिसमें सफलता हासिल की, है ना। तो कारगिल में ये लड़ाई हुई, आप सभी को पता है, और ये पूरा विवाद लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाहौर समझौते पर भूतपूर्व रूप से कश्मीर इश्यू पर एक हस्ताक्षर किए गए थे और एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी। उसको पार नहीं करना था, लेकिन उसको पार किया पाकिस्तानी सैनिकों ने ऑपरेशन बद्र चलाकर और इंडियन ट्रूप्स को मारने की कोशिश की। ठीक है, इस वजह से इसका रिस्पांस देने के लिए ऑपरेशन विजय
चलाया गया। तो एज इट इज दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन विजय। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया भारतीय सैनिकों के द्वारा, तो ऑपरेशन विजय। यह कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1999 को यह विजय हासिल हुई। तो आपको ध्यान रखना है 26 जुलाई। एक आपको ध्यान रखना है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को। और ये कब लड़ा गया? तो 1999 में कारगिल में लड़ा हुआ ये कारगिल वॉर। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं, ये देखिए कुछ इवेंट्स हैं क्रोनोलॉजी में। 3 मई 99 को पाकिस्तान का इंट्रूजन हुआ कारगिल में, और 10 मई को इन्फिल्ट्रेशन द्रास कस्कार और मुश्को में ये घुस गए। इसके अलावा 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया एयर स्ट्राइक अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स, मतलब जितने भी घुसपैठिए थे उनको मार गिराने के लिए 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की। और 4 जुलाई को टाइगर हिल को कैप्चर किया। और 13 जून को इंडियन आर्मी ने सिक्योर किया टोलोडिंग इन द्रास। तो द्रास में आप ये देख रहे हैं इमेज किस तरह से 4 जुलाई और 13 जून को ये सारी चीजें हुई, और इंडियन आर्मी ने इस पर्टिकुलर हिल यानी टाइगर हिल पर झंडा फहराया। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने रिलीज किया एक डॉक्यूमेंट जो कि पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट पर बेस्ड था। 5 जुलाई को इंडिया ने फिर से द्रास को रिकैप्चर कर लिया। ठीक है, क्योंकि द्रास चला गया था पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान आर्मी वहां पे थी, और 5 जुलाई को फिर से कैप्चर कर लिया गया। 7 जुलाई को इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर किया बैतलिक को, और 14 जुलाई को इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय फॉर सक्सेस। 26 जुलाई को कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली एंड हो गया। इस वजह से कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये पूरा आपको देखना है, ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? देखिए 14 जुलाई यानी 14 ऑफ जुलाई को ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया, और 26 जुलाई को क्योंकि विजय प्राप्त हुई, इस वजह से इसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये आप बस जानने के लिए, जानकारी के लिए आप रख सकते हैं। बाकी ये चीजें क्रोनोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यही सारी बातें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी हिंदी में। ऑपरेशन विजय करके चला है। 1999 में भारत पाकिस्तान ने शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर मुद्दे को पारस्परिक रूप से हल करने के लिए लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि सियाचिन में भारतीय सैनिकों को काटने की उम्मीद में पाकिस्तान सैनिकों ने ऑपरेशन भद्र के तहत नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के भारतीय हिस्से में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू करके जवाब दिया, और 1947, 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध हुए थे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करते हैं 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट। रिसेंटली 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट क्या हो रहा है रिसेंटली? आपने सुना होगा एक उड़ान स्कीम के बारे में। उड़ान स्कीम के बारे में मैंने आपको कई बार आपको बताया था। उड़ान स्कीम के बारे में कई बार हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया है। उड़ान स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है? छोटे शहरी इलाकों पर भी एयरक्राफ्ट फैसिलिटी को उपलब्ध कराना इस पर्टिकुलर योजना का उद्देश्य है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि उड़ान स्कीम या उड़ान योजना के तहत सभी छोटे छोटे टाउन्स में, सभी छोटे छोटे जिलों में एयरक्राफ्ट की सुविधा को उपलब्ध कराना ये पर्टिकुलर इस योजना का उद्देश्य है। साथ ही साथ उनका रेट्स भी कम करना है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके रेट्स यानी प्राइजेस को भी रिड्यूस करना इस प्रमुख योजना का उद्देश्य है। अगर हम लोग बात करें उड़ान योजना के तहत ये पर्टिकुलर समिट, एयरक्राफ्ट समिट रखी गई, कहां पर रखी गई? तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो कहां है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में ये पर्टिकुलर समिट आयोजित हुई, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस पर्टिकुलर योजना को कब शुरुआत की गई? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्या क्या किया गया इस न्यूज के बारे में। 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट विल बी जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, पवन हंस लिमिटेड एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी एट खजुराहो एंड in Madhya Pradesh on 25th of July 2023. The theme of the summit is reaching the last mile. बिल्कुल सिंपल सी थीम है। थीम क्या है या ध्येय वाक्य क्या है इसका? रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। स्मॉल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की मदद से रीजनल कनेक्टिविटी प्रदान करना, यानी कि छोटे छोटे शहरों में कनेक्टिविटी इसकी प्रदान करना इस पर्टिकुलर योजना का उद्देश्य है, या इस पर्टिकुलर
समिट का उद्देश्य है। रीचिंग द लास्ट माइल मतलब सभी उन छोटे छोटे शहरों में पहुंचना, एयरक्राफ्ट फैसिलिटी का पहुंचना इस पर्टिकुलर समिट का उद्देश्य है या थीम है। एम क्या है? टू एनहांस द एक्सपेंशन ऑफ उड़ान स्कीम इन रिमोट एंड हिली एरियाज। तो सभी रिमोट और हिली एरियाज में इस पर्टिकुलर स्कीम का यानी उड़ान स्कीम का पहुंचना बहुत जरूरी है या उसका एक्सपेंशन करने के लिए इस पर्टिकुलर समिट को आयोजित किया गया था। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर बाय एरिया आफ्टर राजस्थान। ये मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बारे में ये कुछ बातें हैं कि ये मध्य प्रदेश एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है हमारे भारत का। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के यानी मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं अभी करेंटली शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में भी हमने थोड़ा सा देख लिया, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप जरूर मुझे बताएं। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। शाहरुख खान अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आईसीसी वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में भारत में होना है। और इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, क्रिकेट की बात हो रही है, ध्यान रखना है, क्रिकेट की बात हो रही है। तो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में भारत के साथ कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 2023 आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का यह 13वां संस्करण होगा। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है? ये कौन सा संस्करण है? तो 13th नंबर का है, 13th नंबर का संस्करण है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, है ना। इसके अलावा अब बात करें तो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये कब आयोजित होना है? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। अच्छा, इसके वेन्यू के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। तो वेन्यू इसका क्या होने वाला है? तो वेन्यू इसके जॉइंटली कुछ वेन्यू है, जैसे कि श्रीलंका में कुछ मैचेस होंगे, श्रीलंका। इसके अलावा पाकिस्तान में शायद 4 मैचेस होने वाले हैं, और इंडिया। तो ये इसके वेन्यू है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने 2011 में लास्ट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो लास्ट वर्ल्ड कप 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की, MS धोनी की कप्तानी में ये वर्ल्ड कप जीता गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें ध्यान होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेमर, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेमर आपको ध्यान रखना है एज इट इज, जो कि अमेरिकन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, जिनकी इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन्हें बहुत रिग्रेट हुआ था जब इन्होंने एटॉमिक बम पूरा बनाकर तैयार कर दिया था। हालांकि इन्हें फादर कहा जाता है, लेकिन ये इस बात से खुश बिल्कुल नहीं थे जब इन्होंने इस बम की संरचना की या इस बम का कंस्ट्रक्शन किया। पहली बार एटॉमिक बम का यूज वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ था। आपने सुना होगा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इसका यूज किया गया था, है ना। 1949 में ये चेयरमैन बने जनरल एडवाइजरी कमेटी ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड अपोज द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन बम। और आप देखिए कितनी बड़ी बात है, ओपेनहेमर साहब जो कि फादर ऑफ एटॉमिक बम है, वो खुद अपोज कर रहे हैं, उन्हें खुद दुख हो रहा है कि मैंने एटॉमिक बम की संरचना क्यों की। और ये बाद में जितने भी हाइड्रोजन बम बन रहे थे उस समय अमेरिका में, उसकी इन्होंने कठोर निंदा की, है ना, अपोज किया उसका। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। 1953 में सस्पेंड किया अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर हिज एलीग सपोर्ट ऑफ कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट क्योंकि ये अपोज कर रहे थे, इस वजह से इनके सारे सिक्योरिटी पर्पस को इन्हें रिमूव कर दिया गया अमेरिकन ने। ठीक है, मतलब इनकी सिक्योरिटी को हटा दिया गया, सिंपल सी बात है। इन्हें रिग्रेट हुआ था वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इस एटॉमिक बॉम्ब के कारण बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन होता है ना। पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है एक बम की वजह से। इस वजह से इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एटॉमिक बम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अमित शाह ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखी है 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड श्री राम का 108 फीट का स्टैच्यू बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में ये बनाया जा रहा है। इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की जा रही है। कितने फीट का है? तो 108 फीट का लॉर्ड श्री राम का स्टैच्यू कुर्नूल आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। इसकी नींव किसने रखी है? तो इसकी नींव यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रखी है।
अगर बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, तो इसके बारे में अगर बात करें, इसे 500 करोड़ रुपए की अधिक लागत से बनाया जाएगा। यह योजना मंत्रालयम गांव के 10 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। अमित शाह ने कहा, मंत्रालयम में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा पूरी दुनिया को सनातन धर्म का संदेश देगी, जिससे वैष्णव परंपरा को और भी बढ़ावा मिलेगा। कहाँ बनाया जाएगा श्री राम का स्टैचू? तो श्री राम का स्टैचू जो कि 108 फीट का है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, कुर्नूल जिला है आंध्र प्रदेश राज्य में, ये बनाया जाएगा। कुर्नूल के भी किस गांव में? तो उस गांव का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, मंत्रालयम। मंत्रालयम नाम के एक गांव में यह इस स्टैचू का निर्माण किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहाँ आयोजित किया जाएगा श्री राम का स्टैचू? कुर्नूल आंध्र प्रदेश। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैंपेन के बारे में, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, भारत सरकार ने आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया। इस पर्टिकुलर अभियान में क्या किया जाएगा? सिंपल सी न्यूज है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। सभी राज्यों, सभी प्लेसेस से, सभी अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से, भारत के कई हिस्सों से, आप ऐसा कह सकते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों से वहां की मिट्टी मंगाई जाएगी और उसका उपयोग दिल्ली के कर्तव्य पथ के किनारे जो अमृत वाटिका उद्यान है उसको विकसित करने के लिए किया जाएगा। सिंपल सी बात है, मेरा माटी मेरा देश अभियान। क्या किया जाएगा? जहां हमारे देश के डिफरेंट पार्ट्स की जो मिट्टी है ना, मिट्टी है, उसे कलेक्ट किया जाएगा और उसे लाकर अमृत वाटिका उद्यान को विकसित करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। पंचायत और गांव से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। शिला फलकम, सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों के नाम वाली स्मारक पट्टिका स्थापित की जाएगी, है ना। लोगों द्वारा देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए प्रतिज्ञा ली जाएगी। वसुधा बंधन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत और गांव में स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधे लगाए जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानियों और मृत स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए वीरों का वंदन जैसी कुछ शुरुआत की जाएगी। तो मेरा माटी मेरा देश अभियान, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत क्या किया जाएगा? भारत के डिफरेंट पार्ट से मिट्टी का कलेक्शन किया जाएगा और जिसका उपयोग अमृत वाटिका उद्यान को विकसित करने के लिए किया जाएगा। शिला फलकम, दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, शिला फलकम सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों के नाम वाली एक स्मारक पट्टिका है, यानी कि एक स्मारक पट्टिका जिस पर सभी सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों के नाम लिखे जाएंगे। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। पहली शॉर्ट न्यूज है, मध्य प्रदेश की जो गौरांशी शर्मा है, मध्य प्रदेश की गौरांशी शर्मा, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है 6th वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि ब्राजील में हुई। ब्राजील में जो आयोजित की गई 6ठी विश्व यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप, मध्य प्रदेश की गौरांशी शर्मा ने टीम इंडिया के साथ स्वर्ण पदक जीता और चैंपियनशिप में भारत की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, गौरांशी शर्मा किस खेल से एसोसिएट करती है? तो बैडमिंटन से एसोसिएट करती है। ये डेफ बैडमिंटन प्लेयर है ना। ये प्रतिस्पर्धा कहाँ आयोजित की गई? ब्राजील में आयोजित की गई। एज अ टीम की बात करें तो इंडिया टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है टीम इवेंट में, ठीक है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, फेंगनॉन कोन्याक, द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ नागालैंड इन राज्यसभा। राज्यसभा में नागालैंड से पहली महिला सदस्य कौन बनी है? फांगनोन कोन्याक ने सदन की अध्यक्षता ली। तो सदन की अध्यक्षता किसने ली है रिसेंटली? फांगनोन कोन्याक, जो कि फर्स्ट वुमेन मेंबर है नागालैंड से कोई पहली वुमेन मेंबर है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है जिन्होंने राज्यसभा की मेंबर की सदस्यता ली है। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन आदित्य L1 मिशन विच ऑफ द लॉन्चिंग व्हीकल इज यूज्ड? आदित्य L1 मिशन में कौन से लॉन्चिंग व्हीकल का यूज किया जाएगा इस मिशन को भेजने के लिए? JSLV मार्क 3, PSLV या SLV? इसका जवाब आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है, 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी किस प्लेस में? भोपाल में आयोजित की जाएगी, इंदौर में, जबलपुर में या खजुराहो में? आपको इसका जवाब कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इनका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप हमसे जुड़े रहेंगे तो उतनी ही चीजें उसका आपको फायदा मिलेगा और हमारे और आपके बीच में एक कन्वर्सेशन भी बिल्ड हो पाएगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, अगर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर। अगर किसी तरह का सुझाव देना है तो भी आप यहाँ पर हमसे जुड़कर दे सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।